हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने हिंद यूनानी शक पार्थियन के बारे में बात करी, उनके इतिहास के बारे में चर्चा करी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुषाण वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। आज का हमारा टॉपिक कुषाण वंश। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये चीन के कांसू जाति से संबंधित थे। यूची जाति जो कांसू क्षेत्र से भगाई गई थी वह दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए कई शाखाओं में विभाजित हो गई। 165 ईसा पूर्व के आसपास हुणों के आक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण यूची जाति को यहाँ से भी भागना पड़ा। आगे चलकर यवन जाति से उनके संघर्ष हुए जो बैक्ट्रिया के आसपास रहती थी। इस संघर्ष में यूची जाति का एक वंश जिसे स्वांग वंश कहा जाता था, उसने बल्क के क्षेत्र को अपना निवास बना लिया। इसी वंश के कुंजुल कन्फ्यूशियस ने 45 ईस्वी के लगभग अफगानिस्तान, काबुल तथा कंधार के क्षेत्रों को जीत लिया तथा अपने सिक्के जारी किए, जो एक स्थायी राज्य का परिणाम है। इसी वंश को बाद में कुषाण वंश के नाम से जाना जाता है। कुजुल कन्फ्यूशियस ने 45 से 78 ईस्वी तक शासन किया तथा इसके सिक्कों पर सच भ्रम एवं सच धर्म शब्द मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार के सिक्के कुषाण काल तक हमें मिलते हैं। इस वंश का दूसरा शासक बिम कन्फ्यूशियस था, जिसने 78 से 120 ईस्वी तक शासन किया। इसकी प्रमुख उपाधियों में महेश्वर, देवपुत्र, सम्राटों का सम्राट तथा महाराजधिराज है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत का पश्चिमी क्षेत्र पूर्ण रूप से कन्फ्यूशियस द्वितीय के अधीन था। इसी वंश में तृतीय शासक कनिष्क का नाम आता है, जिसने 120 ईस्वी में कन्फ्यूशियस द्वितीय की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली थी। कनिष्क ने कुषाण साम्राज्य को मगध, मथुरा, पंजाब तथा चीन तक पहुंचाया और इसके अतिरिक्त कनिष्क ने दक्षिण के क्षत्रपों के ऊपर भी अधिकार कर लिया था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जहाँ से उसने अपने साम्राज्य विस्तार तथा धर्म प्राणेय नीतियों का प्रचार प्रसार किया। कनिष्क का बौद्ध धर्म के लिए योगदान। कनिष्क का प्रारंभिक जीवन उसके सिक्कों के आधार पर यह दर्शाता है कि कनिष्क पहले यूनानी या ईरानी धर्म में विश्वास करता था, क्योंकि प्रारंभिक शकों में सूर्य के चित्र के साथ यह शब्द प्रयुक्त होता है और जिन सिक्कों पर चंद्रमा की आकृति होती थी उन पर भया शब्द प्रयुक्त होता है। यूनान में सूर्य को अपोलो कहा जाता था, परंतु मगध विजय के बाद कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिसके साक्ष्य हमें अश्वघोष के सूत्रालंकार तथा धर्मपिटक निदान से मिलते हैं, जिसमें अश्वघोष द्वारा कनिष्क को धम्म शिक्षा के साक्ष्य दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था तथा वह महायान शाखा का उपासक था। राजतरंगिणी में कनिष्क को एक महान प्रशासक तथा अनेक बौद्ध विहारों का निर्माता बताया गया है। काशफोर्ड अभिलेख से ज्ञात होता है कि कनिष्क बौद्ध अनुयायी था। इसके अतिरिक्त तिब्बती लेखक तारानाथ अश्वघोषकृत सारिपुत्र प्रकरण, सौंदर्यानंद तथा बुद्धचरित्र से कनिष्क के बौद्ध अनुयायी होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। नागार्जुन की माध्यमिका में कनिष्क के कार्यों का विवरण, पेशावर में कनिष्क के स्तंभ लेख बौद्ध शिक्षा को दर्शाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रारंभ में कनिष्क भले ही यूनानी ईरानी धर्म को मानता था, परंतु अश्वघोष के प्रभाव में आने के बाद कनिष्क ने अपना तन मन धन बौद्ध धर्म के लिए अर्पित कर दिया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नियमन कार्य करे। चौथी बौद्ध महासभा। कनिष्क ने अपने गुरु पार्श्व की अनुमति से बौद्धों की चौथी महासभा का आयोजन किया। इसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इस महासभा में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। वसुमित्र के अलावा अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा अग्निमित्र जैसे विद्वानों ने इस सभा में भाग लिया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में समयानुसार परिवर्तन। कनिष्क के समय बौद्धों की महायान शाखा प्रचलित हुई। इसके सिद्धांत सरल थे, जिसका पालन जनसाधारण व एक गृहस्थ व्यक्ति की सरलतापूर्वक कर सकता था। इसमें महात्मा बुद्ध तथा अन्य बौद्धिस्ट तत्वों की
मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा आरंभ की गई। महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान लिया गया तथा निर्माण की अपेक्षा स्वर्ग को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया गया। अतः इस शाखा के उदय से बौद्ध धर्म का विकास तेजी से हुआ। नेक्स्ट है विदेशों में प्रचारक। कनिष्क अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचारक था। कनिष्क ने विदेशों में बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों में अपने प्रचारक भेजे। इन प्रचारकों ने इन देशों के लोगों पर जादुई प्रभाव डाला तथा अनेक लोगों को बौद्ध धर्म में शामिल किया। नेक्स्ट है बौद्ध विहारों का निर्माण। कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कश्मीर आदि स्थानों पर अनेक स्तूपों एवं विहारों का निर्माण करवाया। इनमें भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते थे। इसके अतिरिक्त ये बौद्ध विहार एवं मठ शिक्षा के भी केंद्र थे। इसके बाद है कनिष्क तथा कला। कनिष्क के शासनकाल में कला की विभिन्न शैलियों का उत्कर्ष हुआ। इस समय मूर्तिकला, स्थापत्य कला तथा तक्षण कला का विकास हुआ तथा इनके 4 विभिन्न केंद्र सारनाथ, मथुरा, अमरावती व गांधार स्थापित हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे गांधार कला शैली। इससे तात्पर्य एक विशिष्ट शैली से है जिसका विकास ईसा की प्रथम और द्वितीय शताब्दी में गांधार तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों में हुआ था। गांधार प्रदेश जो उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित था, काफ़ी समय से यूनानियों के आधिपत्य में था। इसलिए भारतीयों व यूनानियों के आपसी संपर्क के कारण कला के क्षेत्र में एक नई शैली का उद्भव हुआ जो हिंद यूनानी कला शैली या गांधार कला शैली कहलाई। गांधार कला का विषय महात्मा बुद्ध तथा उसके जीवन से संबंधित घटनाएं हैं जिसे मूर्तियों द्वारा प्रकट किया गया है। ये मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से काफ़ी समानता रखती है। इन मूर्तियों को बनाने में प्रयोग में लाया गया सामान। इस कला शैली में मूर्तियां बनाने के लिए काले स्लेटी पत्थर, भूरे पत्थर, चूने तथा पक्की मिट्टी का प्रयोग किया गया है। अब हम गांधार कला शैली की विशेषताओं पर बात करेंगे। नंबर 1, इस कला में पहली बार महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। इससे पहले महात्मा बुद्ध के अस्तित्व को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था जैसे कि वट वृक्ष हो गया, छतरी इत्यादि। नंबर 2, इस शैली में मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की तरफ ध्यान दिया गया। मांसपेशियों, मूंछों, लहरदार बालों की अति सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शन हुआ है। नंबर 3, महात्मा बुद्ध की वेशभूषा यूनानी दिखाई गई है तथा उनके पैरों में जूते दिखाए गए हैं। नंबर 4, मूर्तियों को सुंदर बनाने के लिए शरीर को अत्यंत सट अंग प्रत्यंग दिखाने वाली झीने वस्त्रों एवं आभूषणों का अंकन किया गया है। नंबर 5, इन मूर्तियों में बना आभा मंडल सादा एवं अलंकरण रहित है। नंबर 6, महात्मा बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। नंबर 7, इस शैली की मूर्तियों में बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो की तरह दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे मथुरा कला। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था जहाँ अनेक स्तूपों, विहारों, मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्तिकला शैली को मथुरा शैली का ही विकसित रूप माना गया है। इस कला की मुख्य विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, इस शैली में मूर्तियां विशुद्ध भारतीय परंपरा के आधार पर बनाई जाती थी। नंबर 2, मूर्तियों के निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया जो सिकरी नामक स्थान से प्राप्त होता था। नंबर 3, मथुरा ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध तीनों धर्मों का केंद्र था, अतः यहाँ की कला में तीनों धर्मों का प्रभाव है। नंबर 4, इस कला शैली में महात्मा बुद्ध को सादा सिंहासन पर बैठे दिखाया गया है। नंबर 5, महात्मा बुद्ध के सिर के पास बना आभा मंडल पूर्णतः अलंकृत है। नंबर 6, इस शैली में महात्मा बुद्ध की जो मूंछें हैं नहीं दिखाई गई हैं। नंबर 7, इस शैली की मूर्तियों में महात्मा बुद्ध का दायां हाथ अभय मुद्रा में तथा बायां हाथ जांघ में लगा हुआ दिखाई गया है। नंबर 8, मथुरा कला की जैन मूर्तियों को नग्न दिखाया गया है। कुछ नग्न स्त्री पुरुषों की मूर्तियां भी इस शैली में मिलती है। कनिष्क की वास्तुकला। कनिष्क के समय में अनेक स्तूपों एवं विहारों का निर्माण हुआ। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिलों का एक स्तूप बनवाया।
वह लकड़ी से बना हुआ था तथा इसके ऊपर एक विशाल लोहे का छत्र था। इसके पास ही कनिष्क ने एक विशाल विहार संघाराम का निर्माण भी करवाया। यह संघाराम कनिष्क चैत्य के नाम से प्रसिद्ध था। फायान तथा हेवन सॉन्ग दोनों यात्रियों ने इस विहार की प्रशंसा की है। यह चैत्य जो है शाहजी की ढेरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण यूनानी इंजीनियर अंगिलस द्वारा किया गया था। उसने तक्षशिला के निकट सिरकप नामक स्थान पर तथा कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगरों का निर्माण करवाया। कनिष्क की इन कलाकृतियों के कारण इतिहासकार B.A. स्मिथ ने कनिष्क को एक महान निर्माता बताया है। कनिष्क के समय का साहित्य। अश्वघोष। कनिष्क के समय का सबसे प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष था। उसमें कवि, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार आदि के सभी गुण विद्यमान थे। वह कुषाण युग की साहित्यिक प्रगति का अग्रदूत था। काव्य के क्षेत्र में इसे आदि कवि वाल्मीकि का उत्तराधिकारी तथा महान कवि कालिदास का पूर्वगामी माना जाता है। अश्वघोष की प्रसिद्ध रचनाओं में बुद्धचरित का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यह उनका महाकाव्य है जिसकी तुलना प्राय वाल्मीकि रामायण से की जाती है। चीनी यात्री इत्सिंग जो कि 7वीं शताब्दी में आया था, इसकी अत्यंत प्रशंसा करता है बुद्धचरित की। सौंदर्यानंद अश्वघोष का दूसरा महाकाव्य है। सारीपुत्र प्रकरण उसका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त अश्वघोष ने वज्रसूची तथा सूत्रालंकार नामक ग्रंथों की भी रचना की। नागार्जुन। यह प्रसिद्ध दार्शनिक था। माध्यमिक सूत्र तथा सुहलेखा उसके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। माध्यमिक सूत्र में उसने शून्यवाद तथा सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। कश्मीर में होने वाली बौद्धों की चौथी महासभा का अध्यक्ष वही था। वसुमित्र की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभास का संकलन हुआ था। नेक्स्ट है चरक। कनिष्क का राजवैद्य माना जाता है। उसने चिकित्सा शास्त्र पर अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा। इस प्रकार संस्कृत साहित्य की कनिष्क के शासनकाल में अत्यधिक उन्नति हुई। तो ये था हमारे पास आज का हमारा टॉपिक कुषाण वंश से संबंधित। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आगे भी हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।